ऑन है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज इंजीनियर अरसलान। टुडेज लेक्चर इज अबाउट मॉरल फ्रेमवर्क्स। तो अब बटे मॉरल फ्रेमवर्क की हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली कुछ थ्योरीज हैं मॉरलिटी के हवाले से। तो जो कि मॉरलिटी का हमारे पास हम जो स्टडी करेंगे तो उसको एक किस्म की फ्रेमवर्क है, एक किस्म उसकी फाउंडेशन है ये थ्योरीज। तो ये थ्योरीज हमने डिस्कस करनी है। An ethical theory seeks to provide a comprehensive perspective on morality that clarifies, organizes, and guides moral reflection. तो बेसिकली जो ethical theory होती है वो क्या करती है, वो हमें एक किस्म का गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करती है, comprehensive। ठीक है, जिसमें ना सिर्फ हम उसमें जो हर एस्पेक्ट ऑफ मोरलिटी है उसको क्लेरिफाई किया जाता है, बल्कि उसके ऑर्गेनाइज और हमें वो हमें गाइड करता है। ठीक है, कि आप किस किस्म की जो है जो मोरलिटी है वो ना सिर्फ जहनी तौर पर बल्कि अमली तौर पर भी आप मोरलिटी को जब अडॉप्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं। तो ये इसको कहते हैं जी थ्योरी। अच्छा, if successful, it provides a framework for making reasonable moral choices and resolving moral dilemmas. Not a simple formula, but rather a unifying way to identify and integrate moral reason. तो अब ethical theory, अब लेट्स से हमारे पास एक थ्योरी है ड्यूटी इथिक्स। ठीक है, ड्यूटी इथिक्स कहते हैं कि जी आपके आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप अदा करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इशू है, कोई कोई मॉरल इशू आपके सामने आता है और वो ड्यूटी इथिक्स के जमरे में आता है और आप उसको, तो आपके पास बेसिकली जो जो ड्यूटी इथिक्स है उसकी जो क्या कहते हैं नुकात हैं उसकी बेस पे अगर आप फैसला करते हैं तो यू विल बी क्या मॉरली जस्टिफाइड या मॉरली राइट। तो इसी का यही फायदा है आपके पास जो आपके पास इथिकल थ्योरीज है कि बेसिकली आपको ये टेंजिबल फॉर्म में कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं जिस पे अमल करके आपके जो एक्शंस है वो इथिकल हो सकते हैं। As one of their applications, ethical theory ground the requirements in engineering code of ethics by reference to the broader moral principle। तो हम ethical जो codes हैं उसमें भी ethical theories को हम यूज करते हैं जिसकी बेस पे हम जो कुछ moral कानून जो है बनाते हैं। In doing so, they eliminate connections between engineering ethics and everyday morality। तो थ्योरी को यूज करके हम इंजीनियरिंग एथिक्स में और हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो मौजूद हमारे पास जो मॉरल इश्यूज हैं तो उसके दरमियान एक कनेक्शन बनता है दैट इज जस्टिफाइड मॉरल वैल्यूज दैट प्ले अ रोल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसके दरमियान जो हमारे जिंदगी है, ठीक है, रोजमर्रा की और जो इंजीनियरिंग आपके पास प्रोफेशन है उसके दरमियान एक लिंक बराबर करते हैं बाय यूजिंग दीज थ्योरीज, और जिसकी बेस पे हम हमेशा मॉरल जो है प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये है आपके पास मॉरल फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। We will discuss five different types of ethical theories that have been uh,
एसेंशियली इन्फ्लुएंशियल। आपके पास बहुत सी इथिकल थ्योरीज हैं, लेकिन इसमें जो फाइव हैं, ये जिसको हम पढ़ेंगे, ये काफी इम्पोर्टेंट है और इसका काफी असर है इथिक एथिक्स पे। ना सिर्फ बल्कि जो हमारी जो बीइंग मुस्लिम, हमारे तो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स हैं कुरान की सूरत में और हदीस की सूरत में जो हमें पहुंचे हुए हैं, लेकिन मगरब के लिए जो है वो एथिकल वैल्यूज को और एथिकल एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए वो इसी थ्योरीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है राइट्स इथिक्स, सेकंड वन है ड्यूटी इथिक्स, तीसरी है यूटिलिटेरियनिज्म, फोर्थ वन virtue ethics, एंड फिफ्थ सेल्फ रियलाइजेशन ethics। तो ये फाइव डिफरेंट मॉरल फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, इस तरह है कि काइंडली मैं एक दो मिनट के लिए वो करता हूँ, म्यूट करता हूँ। मेरी बेटी जाग गई है तो अब उसने हमला करना है दरवाजे पे। अच्छा, राइट एथिक्स। राइट एथिक्स क्या करते हैं, ये इसकी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमने थोड़ी सी समरी मैंने लिखी हुई है। राइट एथिक्स से वी ought टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ड्यूटी एथिक्स से वी ought टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल रेशनल autonomy. Utilitarianism says that we ought to maximize the overall good and taking into equal account all those affected by our actions. Virtue ethics say that good character is central to morality. Self-realization ethics emphasizes the moral significance of self-fulfillment. None of these theories has won a अच्छा, तो ये फाइव थ्योरीज हैं, इसके नाम कुछ और कुछ इनका क्या कहते हैं ब्रीफ समरी ये सामने मौजूद है। अब ये आपको जो है वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये फिर आपके पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगी। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है, none of these theories has won a consensus, although each has proven attractive to many people. At least in some of their versions, they widely agree in their practical implication. तो भाई ये चीज जो है ये नहीं कि ये आपके पास ने पूरा पूरी दुनिया के एथिकल इश्यूज को फतह कर दिया, नहीं जी। हर थ्योरी में कुछ न कुछ कमी मौजूद है, और लेकिन जनरली आपके पास इसको हम पढ़ते हैं ताकि आपके पास अच्छे और बुरे में फर्क, हम बेसिकली फिर इसकी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इन थ्योरीज का, और बाकी जो थ्योरी है आपके पास मॉरलिटी की, तो हम उसकी कॉम्बिनेशन को यूज करके एथिकल एंड मॉरल डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं जी। राइट एथिक्स। Rights are moral claims that impose duty on other people. राइट्स किसको कहते हैं? हक को कहते हैं, हक। तो ये मॉरल क्लेम्स हैं जो कि और लोगों पे जो है बेसिकली आपकी हकदारी बराबर करते हैं। All ethical theories leave some room for rights, but the ethical theory called right ethics is distinctive that it makes human rights the ultimate appeal and the moral bottom line. तो आपके पास जो राइट्स एथिक्स है, तो इसमें बेसिकली हमारा सारी कंसंट्रेशन जो हमारी होती है वो ह्यूमन राइट्स पे होती है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि बस लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है आपने उसको मद्देनजर रखना है। ठीक है, इट इज द बेसिकली मॉरल बॉटम लाइन। Human rights constitute a moral authority to make legitimate moral demands on others, to respect our choices and recognize that others can make similar claim on us. तो ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे जो मॉरल डिमांड्स हैं, लेट्स से आपके जो भी मॉरल डिमांड्स हैं, लोग उसको तस्लीम करें और हमारी चॉइसेस को, जो चॉइस भी हम लेना चाहते हैं, उसको नजर रखें और लेट जो है हमें जो हम करना चाहते हैं वो करने दें। राइट एथिक्स की मिसाल में आपको फेमिनिस्ट वो है
दौर अभी चल रहा है, तो जिस तरह अभी जो मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली सीन है, थोड़ा बहुत राइट इसका कॉन्टेक्स्ट उसकी तरफ जाता है। The idea of human rights is the single most powerful moral concept in making cross-cultural moral judgments about customs and law. तो इसमें जो राइट एथिक्स है उसमें ह्यूमन राइट्स पे ही आपको मैं जिस तरह कहा है एम्फिसाइज हुआ है, और ये सिंगल मोस्ट पावरफुल मॉरल कॉन्सेप्ट है कि भाई ये इंसान है तो इसके अपने कुछ क्या होंगे, कुछ हक होंगे, ठीक है, और उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये इसमें सिर्फ बस इंसानियत का ही खुद ही पे इसमें कंसंट्रेशन है कि भाई खुद परस्त एक किस्म के राइट एथिक्स में खुद परस्ती ज्यादा होती है, ठीक है, और इसमें इसी खुद ही पे ही कंसंट्रेट करके जो है मोरल और इथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं या गाइडलाइंस हैं वो सेट किए जाते हैं। As such, the notion of human rights and legal rights are distinct. अब एक बात ये भी कर लें कि ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स में बहुत फर्क है। लीगल राइट्स आर सिंपली दोज द लॉ ऑफ अ गिवन सोसाइटी सेज वन हैज, ठीक है। अब आपके पास वेर एज ह्यूमन राइट्स आर दोज वी हैव एज ह्यूमंस, whether the law recognize them or that does not recognize them, ठीक है। अब क्या है फर्क, क्या हुआ, लेट्स से लीगल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। इसकी मिसाल अगर हम लेना चाहते हैं तो इस तरह है कि लेट्स से कोई बंदा है, वो गैर कानूनी तरीके से लेट्स से किसी कंट्री में जाता है, तो गैर कानूनी तरीके से गया है तो उसके पास वहां पे लीगल राइट्स नहीं है। लीगल मतलब क्या हुआ, मतलब वो वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता, वो वहां पे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, ठीक है, उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, वो जो ट्रांजैक्शन वगैरह हैं ऐसी चीजें जिसके लिए उसके लेट्स से पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से एनआईसी नंबर रिक्वायर्ड है, तो ऐसी चीजें वो फिर वहां पे परचेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है, ठीक है, उसको वहां की पुलिस पकड़ती है, तो ये उसका ह्यूमन राइट है कि जी उसको लायर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको एक कंफर्टेबल जगह में रखा जाएगा, उसको खाना दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं उसके ह्यूमन राइट्स हैं। तो इवन दो ही डजंट हैव एनी लीगल राइट्स, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बेस पे उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये फर्क है लीगल राइट्स में और ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। राइट ethics provide a powerful foundation for the special ethical requirement in engineering and other profession. Most engineering codes of ethics enjoin holding paramount the safety and health and welfare of the public, a requirement that can be interpreted as having respect for public's right to life, ठीक है, rights not to be injured by dangerous products, rights to privacy, and rights to receive benefits through fair and honest exchange in a free marketplace. अब हम मैं ये कह रहा हूँ राइट एथिक्स तो अगर हम बस हक की बात कर लें बात खत्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये भी इतना वो नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स उसमें चीजें हैं। एक चीज आप वो कर लें, आपका इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, ये याद रखें, होल्डिंग ये क्या कहता है, ये आप हर जगह पे देखेंगे, होल्डिंग पैरामाउंट द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन है एथिक्स की, जो कि इंजीनियरिंग एथिक्स की बेसिकली एक वर्सटाइल डिफिनेशन है, जो कि आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं कि इंजीनियर क्या करेगा, वो ही शुड होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी
कि लोग की हिफाजत हो, उनकी सेहत का ख्याल रखे और उनकी फलाह व बहबूद, ठीक है, उसका ख्याल रखे। पैरामाउंट का मतलब बेसिकली हैविंग क्या है, सुप्रीम, ठीक है, या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पैरामाउंट किसको कहते हैं? अगर आपने क्या है, एक इंजीनियर, बतौर इंजीनियर आपने क्या बहुत क्या है अहमियत देनी है किस चीज को, सेफ्टी की, हेल्थ की और फलाह बहबूद की, किस आपकी जो जनरल पब्लिक है उनकी। दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज हैविंग रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक्स राइट टू लाइफ। पब्लिक को जीने दो, ठीक है, पब्लिक राइट्स नॉट टू बी इंजर्ड बाय डेंजरस प्रोडक्ट्स। इस तरह का प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करना कि जो कि पब्लिक के लिए खतरनाक साबित हो, उनको कोई चोट वगैरह उससे आए। राइट टू प्राइवेसी, ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो कि पब्लिक की प्राइवेसी को मुतासिर ना करे, ठीक है। राइट्स टू रिसीव बेनिफिट्स थ्रू फेयर एंड ऑनेस्ट एक्सचेंजेस इन अ फ्री मार्केट प्लेस। आपने क्या है, लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल फोन आप बेच रहे हैं। अब इस तरह नहीं है कि आप मोबाइल फोन बेचेंगे और ये फ्री मार्केट प्लेस से मुराद इस तरह है कि भाई आप लाजिम व मलजूम कर लें कि भाई जिस तरह कोरिया में होता है, वो कहते हैं कि जी हमारे अपने जो मोबाइल हैं आप लोगों ने वो खरीदने हैं, ठीक है, आप लोगों ने लेट से बाहर के ब्रांड नहीं खरीदे, तो वो फ्री मार्केट प्लेस नहीं है, ठीक है। और तो आप कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तो उनको ये इजाजत होगी कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे, जो भी सर्विस खरीदना चाहे वो खरीद सके, ठीक है। और जो फेयर एंड ऑनेस्ट एक्सचेंज, मतलब आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उसमें आपको जो ड्यू अमाउंट है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट उस मोबाइल के बदले दे, आपकी जो है क्या करें, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में इन दिनों हो रहा है, गाड़ियां हैं या जो भी चीज है, वो लेट से आपने एक गाड़ी है 10 लाख की खरीदी थी 5 साल पहले, तो अभी वो गाड़ी भी 18-19 लाख की बिक रही है। तो ये फ्री एंड ऑनेस्ट एक्सचेंज नहीं है, ये हमारा एथिकल डायलेमा है हमारी इस सिचुएशन में, जिसमें गवर्नमेंट भी अभी तक क्या है पूरी तरह कामयाब नहीं हुई कि किस तरह आपके पास जो न्यू, ये किस तरह कंट्रोल होगा कि अगर नई गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आपके पास जो पुरानी गाड़ियां हैं इसके रेट्स भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि फिर कोई गाड़ी पुरानी लेगा नहीं, वो पुरानी गाड़ी क्यों लेता है जब उसके पास उसी रेट में अच्छी गाड़ी, नई गाड़ी मिले। अच्छा, आगे की तरफ मूव करते हैं। इन एडिशन द बेसिक राइट टू लिबर्टी इम्प्लाइज अ राइट टू गेट गिव इन्फॉर्म कंसेंट टू द रिस्क कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो इसके साथ साथ जो है बेसिकली इसको भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए था। तो एक राइट ये भी है, लिबर्टी, आज़ादी, ठीक है। आप लोगों ने क्या है, कोई प्रोडक्ट है लॉन्च आप कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो आप लोगों ने पहले तो होल्डिंग पैरामाउंट द क्या चीज, सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स से आपने प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से आपके पास एक शेविंग रेजर है, ठीक है। तो आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अब किसी कोई शेव करता है तो शेविंग रेजर के जो उसके ऊपर लेबल लगे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप लोगों ने बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ। तो ये क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो है उसने आप लोगों ने खबरदार करना है कि भाई इस प्रोडक्ट में अगर इससे रिस्क मौजूद है तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप महफूज रहें। ये मिसाल सिर्फ रेजर की नहीं है, लेट से एक कंपनी है वो नाइफ्स बनाती है, दूसरी कंपनी है वो लेट से जो आपके पास इस्त्री होती है आयरन वो बना रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये आपने जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ना सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, पब्लिक की जिंदगी का ख्याल रखना है, उनको कोई डेंजरस प्रोडक्ट से बचाना है, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, उनको फेयर रेट पे और फेयर एक्सचेंज पे आपने वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, और साथ में अगर कोई रिस्क मौजूद है इस प्रोडक्ट में, जब पब्लिक इसको इस्तेमाल करेगी तो आप लोगों ने लोगों को खबरदार करना है।
जिस तरह वो तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुضर है उन लोगों ने लिखा होता है, तो ये आपके पास कई इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है। वो लोगों को इन्फॉर्म करें कि भाई आप लोग अगर इस काम में इंडल्ज करेंगे तो यू माई गेट लंग कैंसर। अच्छा जी, आई की तरफ मूव करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। अभी तक राइट एथिक्स काफी आसान थे। राइट एथिक्स गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स एज वी आस्क विच काइंड ऑफ राइट्स एग्जिस्ट। ओनली लिबर्टी राइट्स हैं, ठीक है, आल्सो वेलफेयर राइट्स हैं। मतलब राइट्स काफी ज्यादा हैं। तो अगर हम राइट्स पे चले जाएं, ठीक है, तो लोगों की आज़ादी, फिर उनकी वेलफेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन, तो काफी फिर कम्प्लेक्स हो जाता है ये चीज। लिबर्टी राइट्स आर राइट्स टू एक्सरसाइज अवर लिबर्टी एंड दे प्लेस ड्यूटीज ऑन अदर पीपल नॉट टू इंटरफेयर विद द फ्रीडम, ठीक है। द नॉट एक्सप्लेन्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिव राइट्स। अब जो लिबर्टी राइट्स है, फ्रीडम को बेसिकली कहते हैं कि भाई लोग हमारी आज़ादी का ख्याल रखें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं लेट्स से मैं जिस तरह के भी क्या करूं, हेयर स्टाइल रखूं, मेरी अपनी मर्जी है। लोगों को उस पर कोई एतराज नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। इसी तरह मैं जिस तरह का भी लिबास पहनूं, मैं जीन्स पहन रहा हूँ, शलवार कमीज पहन रहा हूँ, आई शुड बी अलाउड टू वेयर एनीथिंग आई वांट। ठीक है, लोगों को उस पर कोई भी इतराज वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब राइट एथिक्स, कभी कभी इसको हम लिबर्टी राइट्स को नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं। इस तरह मैंने आपको मिसालें दी हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास आप लेट से जो करना चाहें और दैट इज मोरली और इथिकली अलाउेबल। लेट से मेरी दुकान है, मैं वहां पे जी लेट से दूध बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी दुकान मेरी मर्जी। अब लिबर्टी राइट्स ये कहता है कि मैं अपनी दुकान में जो दूध बेच रहा हूँ उसमें मैं लेट से 50-50 आधा पानी आधा दूध उसमें मैंने मिलाया हुआ है, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, दुकान मेरी है। आई शुड बी अलाउड टू सेल दिस मिल्क। इवन तो मैंने लिखा है बोर्ड पे कि जी 50% वाटर लिखा भी है। वो क्या कह रहे हैं, एक तो दो नंबरी कर रहा हूँ, ऊपर से डीट भी हूँ। ऊपर लिखा हुआ है कि जी 50% वाटर है और 50% पानी है, दूध है। और अगर आप खरीदना चाहे तो ये रेट है, ठीक है। अब ये जो है एक नेगेटिव राइट एथिक्स को मैं, जो राइट एथिक्स की जो फ्रेमवर्क है उसको मैं नेगेटिव तरीके से यूज कर रहा हूँ। मैं उसका नेगेटिव फायदा उठा रहा हूँ कि भाई ये मैं जो है इट्स माय राइट टू सेल दिस मिल्क। नो नो, आई शुड नॉट बी अलाउड टू सेल दिस मिल्क। तो क्या है ये, लूप होल है राइट एथिक्स का, ठीक है। वेलफेयर राइट्स आर राइट्स टू बेनिफिट्स needed for a decent human life. As a contrast to negative rights, they are sometimes called पॉजिटिव राइट्स। अब वेलफेयर राइट्स जो कि राइट्स एथिक्स का एक पार्ट है। अब वेलफेयर ये राइट क्या है, फलाह हो बहबूद। तो फलाह और बहबूद में बेसिकली इसकी जो डिफिनीशन है वो हमेशा दूसरे बंदे के फायदे के लिए होती है। लेट्स से अवाम की फलाह हो बहबूद, ठीक है, मेरी फैमिली की फलाह, फलाह क्या कहते हैं, कामयाबी, ठीक है। बहबूद तो ये भी अब एक किस्म की क्या हो सकती है, डेवलपमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज फलाह बहबूद के लिए यूज होती हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो आपके पास वेलफेयर राइट्स, obviously we are talking about the uplift of the community. Either they can be in the field of economics or it can be in the field of technology. तो ये जो टर्म यूज करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्म होती है। अच्छा जी, आपके पास क्या था? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आपका नहीं है? नो सर। अच्छा, फिर इस तरह था कि ये जो थ्योरीज हैं तो आपके पास कुछ साइंटिस्ट का हम जो है उसको, इन थ्योरीज को जो पेश करने में
आगे आगे थे। तो एक एक साइंटिस्ट को हम उठा के उसकी जो थ्योरी, जब लेट से राइट एथिक्स के मुताबिक इसने जो बातें की थी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपके पास जो पहले नंबर पे है वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक क्या था? बेसिकली ही वाज अ ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश बंदा था। इसकी ये टाइम था जिसमें इसने who was the first philosopher to carefully articulate on an essay about right ethics and is often interpreted as libertarian. अब क्या है लिबर्टेरियन, क्या होता है, ये आप लोग खुद सर्च कर लें आपके पास आपके मोबाइल फोन्स में। ये आपके पास एक ब्रिटिश बंदा था, बेसिकली फर्स्ट फिलोसफर था जिसने राइट एथिक्स पे जो है बात की थी। लॉक्स वर्जन ऑफ ह्यूमन राइट्स एथिक्स वाज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक। बड़े क्या इंडिविजुअलिस्टिक किसको कहते हैं? खुद को कहते हैं, खुद गर्ज, अपने आप पे कंसंट्रेट करना। ठीक है। ही व्यू he viewed rights primarily as entitlements that prevent other people from meddling in our lives. तो जिस तरह मैंने बात की है, इसको इस बंदे ने भाई उसको नेगेटिव सेंस में लेने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी। ठीक है, लोगों को, दूसरे लोगों को अपने अफेयर्स, अपने जो है जिंदगी में बेसिकली इंटरप्ट करने से रोकने के लिए उसने राइट एथिक्स का जो है हवाला दिया था या इसकी हेल्प ली थी। The individualistic aspect of Locke's thought is reflected in the contemporary political scene in libertarian political party. ठीक है, लिबर्टेरियन पॉलिटिकल पार्टी आपके पास यूएस में पार्टी है एलपी पार्टी। ठीक है, लिबर्टेरियन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यही जो आपके पास राइट इथिक्स की थ्योरी है, इसकी बेस पे आपके पास ये पार्टी जो है बनी है। अब क्या है, उसकी आउटलुक में भी ये नजर आता है, which with its emphasis, और वो क्या करती हैं, लिबर्टेरियन पार्टी जो है उनका मेन एम्फेसिस क्या है? दे वांट टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, डिसमेंटलिंग वेलफेयर सिस्टम्स एंड ऑपोजिशन टू एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो भाई ये जो लिबर्टेरियन पार्टी है वो बेसिकली क्या कर रही है, उनका जो मोटो है वो कहते हैं कि जी प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है, लोग टैक्स वगैरह जो है ये एक किस्म का ज्यादती है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। ठीक है, जो वेलफेयर सिस्टम इन लोगों ने मतलब टैक्स लेती है, तो ऑब्वियसली दे इंट्रोड्यूस्ड वेलफेयर सिस्टम। अवाम टैक्स लेंगे तो अवाम के लिए सेहत तालीम की सहूलियात मुहैया करेंगे। तो लेकिन जो लिबर्टियन पार्टी है उसका कॉन्सेप्ट है उसमें वो इसको अंडरमाइन, वो कहते हैं कि बस इसकी जरूरत नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट हमारे अफेयर्स में अनड्यू जो है इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, और रेगुलेशंस वगैरह, कानून वगैरह, जिस तरह आपको मैंने मिसाल दी थी कि अब दूध वाला है, वो मिक्सिंग कर रहा है, पानी और दूध मिक्स कर रहा है, तो राइट एथिक्स कहता है कि भाई इसको छोड़ दो, ये इसकी अपनी दुकान है तो इसकी अपनी मर्जी है। अगर आप कहते हैं कि जी इसका दूध बेकार है, तो आपका राइट बनता है कि आपको आजादी है कि आप इससे दूध ना लें। ठीक है, ये आपको राइट एथिक्स की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको फुली एक्सप्लेन करने के लिए। दोबारा, एक बंदा है, दूध वाला है, दुकान उसकी है, दूध बेच रहा है जिसमें वो 50% वाटर, 50% क्या चीज है, दूध को मिक्स कर रहा है। ये उसका राइट है दैट ही शुड बी अलाउड टू सेल दिस कार, ही शुड बी हैव द लिबर्टी, कोई इसको मना नहीं कर सकता, राइट एथिक्स कहता है। इवन दो वो जो काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, लेकिन बस उसकी दुकान है, उसके प्रोडक्ट है, उसकी अपनी मर्जी है, ये उसका राइट हो गया। राइट एथिक्स कहते हैं इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। अब मैं हूं, कस्टमर हूं, मेरी मर्जी है कि मैं दूध इससे लूं या एक दूसरे व्यापारी से, एक दूसरे दूध वाले से लूं, लेट से जिसका जिसकी मिल्क क्वालिटी इज बेटर देन हिज, तो ये मेरी आजादी होगी। तो बस राइट एथिक्स यही कहते हैं कि आप दूसरे बंदे को रोकेंगे नहीं। वो कहते हैं जिस तरह हमारी अगर तुम किसी बंदे को बुरा करते देखो तो पहले उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो या जुबान से, और या उसको दिल में बुरा समझो, जो कि ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। तो यही आपके पास में हम बार बार मैं इसमें हवाला देता हूँ कुरान मजीद का या हदीस का, तो इसी कॉन्टेक्स्ट को आपको समझाने के लिए कि भाई हमारा जो अपना
दीन है, वो एक पूरा जो एथिक्स की जो हम थ्योरियां पढ़ रहे हैं, तो वैसी एक किस्म का इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर आवर क्या है, हमारे प्रोफेशन। तो इस वजह से, लेकिन अगर आपके पास क्या है, हम आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जब ये सारी अधूरी थ्योरियां हैं, और हम बेसिकली अल्लाह ने हम पे करम किया हुआ है कि हम एक पूरा जो है वो हमारी जो किताब है या हमारे जो हदीस है, तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका मुताला भी हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा, तो लिबर्टियंस टेक्स अ हार्श व्यू ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, लिबर्टियंस जो हैं वो टैक्सों बड़ी, ये टैक्सों के हवाले से थोड़ा अच्छा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है टैक्सेस थोड़े ज्यादा हैं, और उस हवाले से अब मैं टैक्स देता हूँ, ठीक है, आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं, टाइम है, आपके पेरेंट्स टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स के बदले में क्या होता है, गवर्नमेंट हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ना मैं जाना चाहता हूँ ना आप जाना चाहते हैं। प्राइवेट जो है स्कूल्स जो हैं उसमें ना मैं अपने बच्चे दाखिल करना चाहता हूँ, और ना आप अपने बहन भाई को अलाउ करते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हमारा अल्लाह हमारे माशरे को और हमारे मुल्क को और जो है थोड़ी डेवलपमेंट जो है उसकी नसीब करे, और अच्छे हुक्मरान, और उसके साथ साथ ये कोरोना की वबा से भी अल्लाह हमें निजात दे। तो अब सीन ये है कि आमीन आमीन। अच्छा, तो लिबर्टियंस जो है उनको टैक्सों के खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं टैक्स शैक्स जो है वैसी गपशप है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी, और गवर्नमेंट को बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए, ठीक है, अफेयर्स में, ठीक है, सिर्फ उनको कुछ मिनिमम नेसेसरी जो कहते हैं नेशनल डिफेंस में गवर्नमेंट के हवाले होने चाहिए, ठीक है, लीगल सिस्टम गवर्नमेंट के हवाले होने चाहिए, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्री इंटरप्राइज। मतलब ये कि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि लोगों को जो आज़ादी प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ टास्क फोर्स होगी, जो कि जो है कुछ लीगल सिस्टम होगा, कुछ डिफेंस सिस्टम होगा। तो ये चीजें वो कहते हैं कि लिबर्टियंस कहते हैं कि होनी चाहिए, और बाकी जो चीजें हैं गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिक अफेयर्स में मेडल नहीं करना चाहिए। इस तरह कहते हैं कि गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर रही है, लेट से अंडों का और दूध का और गोश्त का, तो लिबर्टियंस कहते हैं कि ये चीजें करने की गवर्नमेंट को कोई भी जरूरत नहीं है, एंड या लेट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही है, ये इंडिविजुअल बंदे खुद बनाएंगे, और लेट से अगर उनकी क्वालिटी या सर्विसेज अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स उनकी तरफ जाएंगे, फ्री विल है उनके पास, उनका राइट है। और अगर नहीं अच्छे होंगे तो बस वो दूसरे ऑप्शंस को फिर चेक करेंगे। तो ये है आपके पास जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसकी ये जो विकिपीडिया पे काफी इसके मुतालिक उसकी जो जिंदगी थी उसके मुतालिक डिटेल मौजूद है। अब इसके जो इसने काम किया हुआ है, तो इस पे थोड़ी सी कुछ वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, तो उसमें से कुछ एक वीडियो मैंने ले लिया था कि थोड़ा सा आपने हमने अभी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर लिया है इस थ्योरी को, तो आपके पास अब इसकी एक वीडियो भी हम अभी देखने के काबिल हैं। The hugely influential English philosopher of the John Locke was a hugely influential English philosopher of the 17th century, whose ideas, particularly in the realm of political philosophy, are still hugely relevant today. Born in 1632, Locke is an important figure of the early European Enlightenment, and certainly many of his ideas had a considerable influence on late. अच्छा, ये इनलाइनमेंट एक एज था या एरा था जिसमें जो अंग्रेज तबका है, ठीक है, जो ईस्ट है, उसने बहुत ज्यादा इनलाइटमेंट किसको कहते हैं, जहनी कुशादगी, जहन जहन जो है उसको कुशादा करना, ठीक है। तो इस एरा में अंग्रेजों ने काफी ज्यादा मॉरली और इथिकली इसने इन लोगों ने डेवलपमेंट की थी, ठीक है, काफी एजुकेशन भी ज्यादा हुआ था, लोग अच्छे और बुरे में जो फर्क है उसको उन लोगों ने डिफाइन किया। तो इससे पहले तो इनमें भी जिस तरह हम कहते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में जाहिलियत का जमाना था, तो ये आपके पास जो वेस्ट है, तो इस इनलाइटमेंट एज से पहले ही यहाँ पे इन लोग ये काफी जाहिल लोग थे, ठीक है।
वो ये एरा आए तो देखे, जिस तरह आप देखते हैं जेंटलमैन कॉन्सेप्ट, तो इसी एरा में जो है इंट्रोड्यूस एरिस्टोटिक एंड जेंटलमैन, लेडीज फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट सारे इस एनलाइटमेंट जो है एज में इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनलाइटमेंट जो आपके पास एरा है उस पर बात मैंने की है। It's of major Enlightenment thinkers such as Immanuel Kant, David Hume, and Jean-Jacques Rousseau. ये आपके पास बाकी बंदे हैं जिन लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरियां पेश की हैं, तो ये भी हम वन बाय वन सारों को डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ्स को और उनके कॉन्सेप्ट्स को। Since he was such a polymath who wrote and thought on an extremely broad range of interests, this talk focused on his contributions in three main areas: epistemology, political philosophy, and religious toleration. Firstly, epistemology. Locke, following in the tradition of the likes of Francis Bacon, was an empiricist. Indeed, probably his best known work, An Essay Concerning Human Understanding, 1689, is one of the first great defenses of empiricism and concerns itself with determining the limits of human understanding in respect to a wide spectrum of topics. As he argues, no man's knowledge here can go beyond his experience. It thus tells us in some detail what one can legitimately claim to know and what one cannot. Linked to this is Locke's so-called theory of mind, which is often cited as the origin of modern conceptions of identity and the self. Locke was the first to define the self through a continuity of consciousness, arguing that the mind was a tabula rasa, a blank slate, which became filled with knowledge deriving from experience, observation, and experimentation. This was in contrast to the pre-existing Cartesian philosophy, which stated that we are born with innate ideas. Secondly, political philosophy. Locke's writings on political philosophy should be considered against the volatile and often violent background in Britain in the second half of the 17th century. The Civil War, the establishment of the Commonwealth, the restoration of the monarchy, the Glorious Revolution, and the advent of the Bill of Rights, where the supremacy or sovereignty of Parliament, as opposed to the monarchy, was finally established. Locke's most important political work, Two Treatises of Governance, was published in the same year as the Bill of Rights, although Locke had written it much earlier. In it, he shows himself to be strongly against absolutism, in contrast to Hobbes, and in favour of the separation of church and state. Locke's political philosophy was deeply influenced by social contract theory and can be very briefly summarised as follows. Firstly, an individual is born into a state of nature, but each person has God-given natural rights that are not subject to any kind of government. Like his predecessor Thomas Hobbes, Locke believed that human nature was inherently selfish, but unlike Hobbes, Locke believed human nature to be characterised by reason and tolerance. Secondly, this state of nature is unstable, and individuals are at risk from physical harm. This means that they are unable to pursue any goals requiring stability or cooperation with others. Thirdly, in such conditions, government arises since individuals can see the benefits which can be gained by relinquishing a number of their rights to a central authority. This takes place in the form of a contract. The impact of Locke's political thought and his fundamental belief in the right to life, liberty, and property can be seen very clearly in the United States Declaration of Independence and the US Constitution around a century later. Locke also advocated governmental separation of powers and believed that revolution is not only a right, but an obligation in certain circumstances. He is often known as the father of classical liberalism, with quotations such as the following typical of his belief: "The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom." Thirdly, religious toleration. The 17th century was not only a time of political upheaval, but also of religious turmoil, in particular the European wars of religion. In terms of his own beliefs, Locke was broadly Protestant, and he thought that the entire content of the Bible was in agreement with human reason. He thought that enforcing a single true religion on people could never have the desired effect, because belief cannot be compelled by violence, and indeed coercing religious uniformity would lead to more social disorder than allowing diversity.
Ironically, although Locke was an advocate of tolerance, he urged the authorities not to tolerate atheism because he thought the denial of God's existence would undermine the social order and lead to chaos. In summary, although many argue that Locke's influence during his own lifetime was negligible, his influence on later Enlightenment writers and the modern day political institutions of many Western countries was very significant indeed. अच्छा जी, तो जिस तरह हमने देखा है जॉन लॉक्स, तो कुछ बातें उसकी ठीक थी, कुछ उसकी बिल्कुल गलत थी। रिलीजन के मुतालिक वो थोड़ा ओपन माइंडेड था। ठीक है, उसने जो है ये कहा था कि आपके पास हर बंदे का अपना हक है कि जिस रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहे ही शुड बी अलाउड टू अडॉप्ट। एथिज्म क्या है बेसिकली, कि कोई भी खुदा नहीं है, ठीक है, भगवान नहीं है। तो ये उस कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा खिलाफ था कि बेसिकली अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक केओस जो है बेसिकली प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो वहाँ पे मतलब अफरा तफरी बन जाएगी कि आप अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी इसका मेन जो हमने वो पढ़ा है वो पॉलिटिकल फिलोसफी पे हमने जो पढ़ना है वो बेसिकली इस पे जो है हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई राइट एथिक्स में जो है उसमें गवर्नमेंट को कुछ क्या है, एक डिफेंस है, एक लीगल सिस्टम है, और दूसरा लिबर्टी को मैनेज करने के लिए एक फ्री एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। बाकी इसके अलावा सॉरी, गवर्नमेंट शुड नॉट इंट्रूड ऑन द राइट्स ऑफ द पब्लिक। अच्छा, तो ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था। आपका अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें, नहीं है तो आगे की तरफ मूव करते हैं। इसमें ये दूसरी वीडियो भी मौजूद है। बेसिकली एक तीसरी वीडियो है, वो क्या कहते हैं एथिकल थ्योरी इन 3 सेकंड्स, कुछ इस तरह का वो है। वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी क्या कहते हैं इखलाकी दायरे में थोड़ी सी उसमें ऐसी बातें हैं जो कि मैं इस तरह आपको यहाँ पर डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता। तो वो मतलब ये है कि थोड़ा सा जो बातें की हुई हैं वो थोड़ी हार्श हैं, तो उस वजह से वो लेकिन उसमें जो थ्योरी है वो काफी वो ह्यूमर के साथ एक्सप्लेन करता है, लतीफों के साथ। तो वो आप लोग फिर देख लें, वो उसको आपको इस थ्योरी को पूरा समझने में फिर काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, ओके सर। वो उसमें जो हम जो भी थ्योरी पढ़ेंगे तो उस जो है उसके मुतालिक वो 3 मिनट वीडियो है। अब ये भी आपके पास दूसरी वीडियो है, ये भी आप देख लें, तो इसमें आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये फिर और भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। ड्यूटी इथिक्स, एक है हक, दूसरी है जिम्मेदारी। तो बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज आर टिपिकली कोरिलेटेड। तो वो क्या कहते हैं कान पकड़ना एक ही दो तरीके से बेसिकली। तो वो ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास राइट्स एंड ड्यूटीज आर टिपिकली कोरिलेटेड विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल आवर राइट टू लाइफ प्लेसेस ड्यूटी। अच्छा, हमारी जो जिंदगी का हक है बेसिकली ये हमारा राइट है, और ये क्या है, जिम्मेदारी किस पे आती है, दूसरों पे आती है कि वो हमें ना मारे। ठीक है, our right to life places duties on others not to kill us. Our right to liberty places duties on others not to interfere with our freedom. तो ड्यूटी इथिक्स बेसिकली और राइट इथिक्स एक दूसरे के कोरिलेटेड है थोड़े बहुत। जो फर्क है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब मेरी आज़ादी ये है कि दूसरा बंदा मेरी जो आज़ादी के साथ, मेरी खुद मुख्तारी के साथ उसमें इंटरफेरेंस ना करे।
duty ethics reverses the order of priority by beginning with duties and deriving rights from them. अब ड्यूटी एथिक्स में क्या होता है? राइट एथिक्स में ना बस हक की बात हो रही है, मेरी जो है ये इट इज माई राइट दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन ड्यूटी एथिक्स में हम उल्टी बात करते हैं, ठीक है? इसमें ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि हम पहले अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, जिम्मेदारी से स्टार्ट करते हैं। दूध वाला है, ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी क्वालिटी का दूध बेचें, ठीक है? मैं हूं, मैं दूध खरीद रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे क्वालिटी का दूध खरीदूं। तो ड्यूटी इथिक्स में और राइट इथिक्स में यही फर्क है कि राइट इथिक्स बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। मेरी दुकान है, मैं जिस तरह का दूध बेचूं, मेरे पैसे हैं, मैं जिस तरह का दूध खरीदूं, ठीक है? तो ये आपके पास राइट एथिक्स और ड्यूटी एथिक्स में बहुत फर्क है। इसी वजह से इवन तो हमें नजर एक किस्म के भाई इस बंदे की हक और जिम्मेदारी, तो ये हमें तो नजर आते हैं एक ही जैसे, लेकिन इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? जो मेन फर्क मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ गया कि नहीं? यस सर, समझ आ रही है। ठीक है, उसमें राइट एथिक्स में हम खुद पे बात कर रहे थे, खुद ही को कर बुलंद इतना, ठीक है? अब ड्यूटी में हम पे कंसंट्रेट हो रहे हैं, ठीक है? इसमें हम दूसरों की, वो खुद परस्ती थी, ये हम परस्ती है, ठीक है? हम जो है दूसरों की ख्याल रखेंगे, तो बेसिकली इथिकली इट इज मोर एडवांस, इट इज मोर मॉरल। इथिकली मॉरली इसका जो है लेवल है वो काफी ऊंचा है। तो राइट एथिक्स काफी फरसुदा थे, ठीक है? उसमें कोई भी दूसरों की भलाई के मुतालिक बात नहीं थी, सिर्फ अपने ही खुद ही पे कंसंट्रेशन थी। ड्यूटी एथिक्स में भाई हम दूसरों की वेलफेयर, दूसरों की भलाई का ख्याल रखते हैं, उनकी जो 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 है जज्बात है उसको मद्देनजर रखते हैं। Duty ethics reverses the order of priority by beginning with duties and deriving rights from them. Although the similarities between duty ethics and right ethics are pronounced, historically they develop as distinct moral tradition. तो भाई इसमें थोड़ा बहुत तो ये एक ही जैसे नजर आता है, लेकिन बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जो मैंने आपको एक दूध वाले की सिंपल सी मिसाल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Duty ethics says that rights section are those required by duties to respect the liberty or autonomy of individuals. तो हम दूसरों की आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी का अगर ख्याल रखते हैं, ठीक है? तो ये अब हमारी ड्यूटी इथिक्स में के ज़मरे में आती है। ड्यूटी इथिक्स बेसिकली सजेस्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ड्यूटीज। ड्यूटी इथिक्स हमें कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इन लोगों ने हाईलाइट की हुई हैं, वो हमें बताता है। डू नॉट किल, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कत्ल नहीं करेंगे, हम दूसरों को पेन नहीं पहुंचाएंगे, हम दूसरों को डिसेबल नहीं करेंगे, ठीक है? पेन पहुंचाना, डिसेबल करना, या डिसेबल की मिसाल दूसरी भी आप ले लें। लेट्स से आपके पास आपका लेट्स से एक बंदा है, दूध बेच रहा है, और आप उसको जाके बस जिस उस पे उसकी जो दुकान है उसको बंद कर दें, सील कर दें, या जो भी आप उसके सामने खड़े हो जाए डंडा लेके, कोई भी इसको इससे दूध नहीं खरीदेगा, तो बेसिकली यू आर डिसेबलिंग दैट पर्सन। डू नॉट डिप्राइव ऑफ फ्रीडम, दूसरों की आज़ादी को जो है आप लोगों ने क्या करना है, उसको जो है इंट्रूड नहीं करना। डू नॉट डिप्राइव ऑफ लेयर, दूसरों की को उसको तंग नहीं करना, उससे बददियानती नहीं करनी, जो ठीक है? डिसीव मतलब धोखा नहीं देना, कीप योर प्रोमिसेस, बददियानती नहीं करनी, ठीक है? दूसरों की जो है वादों की पासदारी करनी है, आपने उनको धोखा नहीं देना, लॉ को ओबे करना है। डू योर ड्यूटी, आपको जो भी ड्यूटी हवाले है रेफरिंग टू वर्क, फैमिली एंड अदर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने अपने ऑफिस का काम करना है, जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। आप लोगों ने आपकी जो फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं वो उसका ख्याल रखते हैं। तो ये सारा सब कुछ आता है ड्यूटी एथिक्स में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
इमैनुअल कांट, ये बेसिकली एक जर्मन फिलोसफर था। ऑब्वियसली ये आपके पास जो पिछला वो था जॉन लॉक, उसके बाद आया था। ठीक है, ही was द मोस्ट फेमस ड्यूटी इथिसिस्ट। ठीक है, ड्यूटी इथिसिस्ट जो थ्योरीज थी उसके मुतालिक इमैनुअल कांट जो है, इसने कुछ नुकात पेश किए थे और काफी अच्छे नुकात पेश किए थे। He argued that all specific duties derive from one fundamental duty to respect person. तो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना, दूसरों से बाकी जो है बेसिकली दूसरों के हक जो है दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना, दूसरों के हकूक की पासदारी का ख्याल रखना से आपके पास जो राइट एथिक्स के बाकी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो उससे जो है आते हैं। तो मतलब एक हदीस का खुलासा है कि वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों से शफकत ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। तो बेसिकली क्या है, ये एक इस जो आपके पास इस हदीस का जो वो है मफहूम है, बेसिकली जो इमानुएल कांट ने बात की थी, तो थोड़े बहुत ये इस हदीस को टच करने की एक कोशिश इसने की है। अब क्या है भाई, आपके पास हम दूसरों के इज्जत का रिस्पेक्ट पर्सन से मुराद इस तरह है कि एक बंदा है, उसको जो भी बंदा है, जिस भी कबीले से जिस भी मजहब से ताल्लुक है, लेकिन मैं तस्लीम करूं कि ये बंदा है, इसको मैंने इज्जत देनी है, इसका मैंने ख्याल रखना है। रिस्पेक्ट पर्सन मतलब उसका मैंने ख्याल रखना है। तो ख्याल में आ जाएगा जी, मैं उसको कत्ल ना करूं, मैं उसको तकलीफ ना दूं, मैं उसके बुरा ना चाहूं, मैं लाखों बे करूं। ठीक है, मैं उसका ठीक है, बाकी उसकी ख्याल से मुराद यही है कि बस ये यहाँ तक लिमिट है, उसकी भलाई के मतलब हम बात नहीं कर रहे कि भाई मैं उसको उसको क्या कहता हूँ अफतारी ना कराऊं, या उसको लेट से धूप में खड़ा है तो मैं उस छतरी दे दूं, या उसको मैं ठंडा पानी दे दूं। अच्छा, तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि उसको हम रिस्पेक्ट दें, उसकी मॉरल इंटीग्रिटी को देखें। ठीक है, और उसको तकलीफ ना पहुंचाए। तो ये इमैनुअल कांट ने बेसिकली उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। Person deserve respect because they are moral agents capable of recognizing and voluntarily responding to moral duty. Autonomy, moral self-determination, or self-governance means that having the capacity to govern one's life in accordance with moral duties. Hence, respect for persons amount to respect for their moral autonomy. तो भाई बेसिकली क्या है, हम कहते हैं कि दूसरों की इज्जत का जो है रिस्पेक्ट अदर का मुराद उसकी खुद मुख्तारी का ख्याल रखना, कि बेसिकली ही एक आज़ाद बंदा है और उसको उसके जो हकूक है उसका मैंने ख्याल रखना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है आपके पास किस चीज़ का, इमैनुअल कांट का। We ought always to treat persons as having their own rational aims, not merely use them for our ends. Immorality occurs when we use other people to mere means to meet our ends and needs. तो भाई इसमें यही बात है कि भाई हम दूसरे बंदे की खुद मुख्तारी का ख्याल रखें। ठीक है, और अगर हम कोई काम करें तो उसकी अगर हम बुला ही चाहें तो ये नहीं है कि अपनी उसमें उन लोगों हमारी उसमें कोई पोशीदा जो है हमारा कोई मतलब मौजूद हो। नहीं जी, हमने अगर इसमें हमारा मतलब आ जाता है तो आपके पास बेसिकली वो फिर जो ड्यूटी इथिक्स के जमरे से है वो बाहर निकल जाता है। तो आपके पास ये बंदा जो उसने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था उसमें उसने यही बताया था कि आपने खुद ही को नहीं मुनज़्ज़र रखना, आप खुद पे कंसंट्रेट ना करें, आप उस बंदे की भलाई पे कंसंट्रेट करें और उसमें अपने लिए खुद कोई सेल्फ इंटरेस्ट आप लोगों ने, ये नहीं है कि सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे आप लोग भलाई कर रहे हैं। नहीं जी, आपका कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर आप भलाई करेंगे तो बेसिकली यू विल बी डूइंग और फॉलोइंग द ड्यूटी इथिक्स। आगे की तरफ मूव करते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
No, sir. Violent acts such as murder and torture are obvious ways of treating people as mere objects serving our own purpose. तो जिस तरह कत्ल करना या टॉर्चर करना, तो ये क्या है बेसिकली, ये क्यों लोग करते हैं? ये अपनी जरूरत के लिए करते हैं। इट्स जमीन के खातिर कत्ल करना, या सच उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर करना, ठीक है, या भाई इस बंदे ने चोरी की थी उसको सजा देना। तो ये क्या है? ये सारे वायलेंट एक्ट्स हैं जो कि हमारे अपनी जो क्या कहते हैं फायदे के लिए हम जिसको यूटिलाइज करते हैं। एज एन एग्जांपल, कैंट सेड दैट कांट बेसिकली वी हैव अ ड्यूटी नॉट टू कमिट सुसाइड। तो भाई हमारी ड्यूटी ये है कि हम सुसाइड ना करें। क्यों? विच वुड ब्रिंग एन एंड टू अ वैल्यूएबल लाइफ। तो हम क्या कर रहे होंगे? एक वैल्यूएबल लाइफ को जो है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक वैल्यूएबल लाइफ को खत्म ना करें। तो हमारी अपनी जिंदगी भी हमारी एक किस्म की ड्यूटी होगी है, ठीक है, कि हमने जी इस तरह का काम नहीं करना। वी हैव ड्यूटीज टू डेवलप आवर टैलेंट्स। हमारा जो टैलेंट है, लेट्स से एक बंदा है, वो इज अ गुड पेंटर, ठीक है, आर्टिस्टिक उसमें टैलेंट मौजूद है, वो आके इंजीनियरिंग कर रहा है, तो बेसिकली वो ड्यूटी एथिक्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अनफोल्डिंग आवर रेशनल नेचर्स। क्योंकि ये हमारे जो अच्छी नेचर है और हमारे रेशनल नेचर है, उसको जो है मंजर आम पे लाने के लिए हमें अपने टैलेंट्स पे ही फोकस करना होगा। वी शुड अवॉइड हार्मफुल ड्रग्स दैट अंडरमाइन आवर एबिलिटी टू एक्सरसाइज आवर रैशनैलिटी। जो ड्रग्स वगैरह हैं, बेसिकली ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडल्ज ना करें ऐसे ड्रग्स में जो कि हमारी रैशनैलिटी को क्या करे, मुतासिर करे। Kant emphasized that duties are universal. They apply equally to all persons. Here again, the idea is that valid principles of duty apply to all rationally autonomous beings. तो इसने बेसिकली क्या किया था? इसने कहा जो ड्यूटीज हैं वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली दे कैन बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल पर्सन, ठीक है। अब इसका आइडिया क्या है? आइडिया यही है कि आपके पास ड्यूटी एथिक्स हर जो ऑटोनोमस बॉडी है, हर बंदा है, खुद मुख्तार बंदा है, वो उस पर अप्लाई होती है। अगर उस पर अप्लाई होगी तो ही जो माशरा होगा वो इथिकली एंड मॉरली जस्टिफाइड होगा या वायबल होगा, ठीक है। अब फिर उसने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल गोल्डन रूल का। दिस आइडिया ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल इज ऑफन कंपेयर्ड टू द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? Do unto others as you would have them do unto you। कर भला हो भला, ठीक है। तो वही बात है कि तुम दूसरे के साथ इस तरह करो जो कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे साथ करेगा। इन इन इट्स नेगेटिव वर्जन, दूसरा की वो ये पॉजिटिव वर्जन ये है उर्दू में कर भला वाला जो बात मैंने की है, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव वर्जन भी मौजूद है, डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट देम टू डू टू यू। मतलब जो नेगेटिव गोल्डन रूल को नेगेटिव वर्जन में किस तरह हम ले सकते हैं? लेट्स से मैं कहता हूं अफ्तारी आपके पास क्या है, अपनी अम्मी ने अफ्तारी तैयार की है, पड़ोसी को अपनी कहे कि जी ये ट्रे पहुंचा दो। ट्रे में देखे आपने तो भाई बिरयानी का प्लेट है जिसमें अम्मी ने 3 बोटियां बड़ी बड़ी डाली हुई हैं। और आपने क्या किए? आपने कहा अगर ये लोग बिरयानी हमें बेचते हैं, भेजेंगे, तो उसमें 3 की जगह ये 1 बोटी डालेंगे, या 1 बोटी भी कोई बेकार सी बोटी डालेंगे। तो ये आप क्या करें, अम्मी की आंख बचा के आपने वो बोटियां वापस अपने इलाके में वापस कर दिए हैं, ठीक है, अपने पतीले में, और चले गए। तो ये आपने क्या किया है? गोल्डन रूल को नेगेटिवली यूज कर लिया। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किस चीज का? ड्यूटी एथिक्स का। थोड़ा सी ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं।
University of St. Thomas. In this short video animation, I'm going to provide you with a brief summary of Immanuel Kant's ethical theory and its approach to evaluating actions. Kant's theory is a deontological theory of ethics. The word deon means duty in Greek. Deontological theories judge actions to be right or wrong based on whether they conform with our duties. For Kant, what is most important in life is having a good will. A good will wills actions that conform to one's duty solely because it's one's duty to do so. This means that there are two elements to having a good will. First, the actions which are chosen by a person must be the right kind of actions. They are actions that conform to the duties which are set by the moral law. Second, a person must choose the right action solely because it is the right thing to do. This is to say that he or she must have the right motive. The person with a good will does not do the right actions because he or she fears punishment or hopes for a reward. He or she does the right thing just because it's the right thing to do. Kant came up with two different tests for how we can tell whether a given action is in accord with duty or fits with the moral law. His test, called the categorical imperative, states, "I should never act except in such a way that I can also will that my maxim should become a universal law." Kant says that we need to ask ourselves whether we could will to live in a world where every other person acted according to the principle we are about to act on. For instance, when a student is considering cheating on an important test because he didn't study, he should ask himself, according to Kant, would I want to live in a world where everyone everywhere always cheated when they were taking an exam they didn't prepare for? It seems that this would be an undesirable world. For example, grades would not be able to be trusted and academic honors would be meaningless. Since universalizing the maxim or principle that one should cheat when one is unprepared leads to difficulties, we can know that acting on this principle violates the moral duty and the moral law. Kant believed that in addition to this first test, there was another way to test whether a given action is in accord with or a violation of our moral duty. Kant formulates this test as follows. Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of another, always at the same time as an end and never simply as a means. In Kant's view, human beings have infinite intrinsic value because we are rational beings. Each person is capable of formulating their own purposes and goals. When we act towards other persons, we need to remember that each person has hopes, dreams, goals, plans, and desires just like we do. We cannot reduce other people to mere objects for fulfilling our own plans. The worth and value of human beings, human persons that is, comes solely from what they are, not because of any utility or job they do for someone else. Any act that involves using another person or even oneself as a means without also respecting the person as an end counts as an act which violates the moral law and one's duty. So in conclusion, if we want to know whether Kant would think a certain action is morally good action, there are two important distinctions we need to keep in mind. First, we must consider the action itself and determine whether or not it fits with the duty all of us have to follow the moral law. We can use the two tests we learned about regarding the universality of maxims and treating humanity as an end to know whether a given act lines up with the moral law and duty. Second, we must consider the agent's motive to know if their act has moral worth. For Kant, the only actions that have true moral worth are those which are done from duty because they are right. Actions done from some ulterior motive, such as pleasure or fear of punishment, do not have true moral worth, according to Kant. अच्छा जी, तो ये जो थ्योरीज हैं इसके और भी नाम मौजूद हैं, जिस तरह आपने भी देखा था स्टार्ट में, जेनेटोलॉजी थ्योरी है, और जिस तरह जो इससे पहले जॉन लॉक की थ्योरी थी उसका भी अपना एक नाम है। तो ये आपके पास मल्टीपल आपके पास नाम है जो लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन बेसिक वो यही है कि हम जो उसका पर्पस है, जो हम उस पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इमैनुअल कांट ने जो काम किया हुआ था तो वो राइट एथिक्स पे या ड्यूटी एथिक्स पे इसने बेसिकली किया हुआ था, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं।
इन लोगों ने जो वीडियो है उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ठीक है, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहता है कि आपके पास Kant insisted that moral duties are categorical imperative. अब ये क्या होता है? An unconditional moral obligation which is binding in all circumstances and is not dependent on a person's inclination or purpose. तो कांट ने कहा था कि आपके पास जो मॉरलिटी है या मोरल जो आपकी ड्यूटी है वो पत्थर पे लकीर की तरह है। मतलब हमने आगे पढ़ा था कि सच बोलो, ठीक है, सच बोलो। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करते हैं, लेट्स से आपके पास एक बंदा आता है, हाथ में जिसके तलवार है, और आपका दोस्त आपकी या एक बंदा है, आपने देखे कि वो भागा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक दूसरा बदमाश टाइप बंदा आया है जिसके हाथ में एक तलवार है या जो भी है, चाकू शाकू। वो आपसे पूछते जी तुमने भी एक भागते हुए बंदे को देखा है, वो किस तरफ गया? तो अगर आपका ड्यूटी एथिक्स जो है वो कहते हैं कि जी वो इस डायरेक्शन में गया है, तो बेसिकली ये आपने मोरली जस्टिफाइड डिसीजन लिए या आपका जो एक्शन है वेदर इट इज मोरली जस्टिफाइड और नॉट। कौन कहते हैं कि जी तुमने हमेशा क्या करना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। दूसरी मिसाल, आपके जी दोस्त हैं, अच्छा, आपके कुछ दोस्त हैं, आप पेपर हॉल में बैठे हुए हैं, तो भाई आपकी ड्यूटी आपकी ड्यूटी है कि आप जो है आपका फ्रेंड आपसे कहते कि जी मुझे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी मदद करें। लेकिन कांट के मुताबिक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी मदद करें, लेकिन आपके पास आपको पता है कि जी इथिकली मॉरली इवन दो ड्यूटी एथिक्स में तो मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि इसमें हम ये बात है हम सिंपल इसी जो ड्यूटी एथिक्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जिस तरह कहा था, हम राइट्स एथिक्स का कुछ पहलू लेके ड्यूटी एथिक्स का कुछ अच्छा पहलू लेंगे, नेगेटिव को नजरअंदाज करेंगे, इसके एंड में हमारे पास थ्योरी बनती है। तो आप हर जगह पे वो क्या कहते हैं, अचार मिक्स जो होता है, चार मिक्स मिल्क शेक, जिसमें वो कहते हैं कि जी अच्छे अच्छे फ्रूट्स को मिक्स कर लेते हैं, इससे एक जबरदस्त सा मिल्क शेक बन जाता है। तो ये चीज है, यहाँ पे भी हम फिर इन द एंड ये अडॉप्ट करेंगे, हम जो सारी थ्योरीज हैं उसके जो अच्छे अच्छे नुकात हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। मैं टाइम भी ज्यादा लगा रहा हूँ कि हम थ्योरी की अच्छी बात को भी देखें और उसमें जो नेगेटिव वो है तो उसको भी हाईलाइट करें। तो यहाँ पे जी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव काफी क्या कहते हैं बारी लफ्ज है, मुझे भी मैंने देखे तो क्या कहते हैं दिल मेरा थोड़ा डूब गया था कि यार ये क्या चीज है। तो भाई इन्होंने बेसिकली ये हमारी क्या कहते हैं पत्थर की लकीर की तरह एक ड्यूटी, जो अगर ड्यूटी हो तो उसको हम ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं, एन अनकंडीशनल मॉरल ऑब्लिगेशन which is binding in all circumstances and is not dependent on a person's inclination or purpose। मतलब आप देखें आपके पास मैंने आपको कहा कि इसमें आपके पास ये फिर आपके पास जो मोरलिटी है वो उसकी जो डिफिनेशन है वो काफी पेचीदा हो जाती है। बंदा भाग रहा है, दूसरा बंदा उसके पीछे आया जिसका इरादा उसको कत्ल करने का है, आपसे पूछेगा तो आपकी इवन दो यू आर it's a categorical imperative that you should tell him the true and the accurate distance you should क्या कहते हैं उसको वो डायरेक्शन बताएं जिसमें वो गया है। लेकिन मॉरली एथिकली अगर ये बंदा जाएगा और वो जाके उसको खून खराबा होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी आप पे भी आ रही है। तो ये आपके पास क्या है, ये एक डायलेमा किस्म का सिचुएशन क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड बाय ड्यूटी
It is required by our basic duty to respect the autonomy of other rather than deceive and exploit them for our selfish purposes. अच्छा, इस तरह मैंने बात की थी ड्यूटी इथिक्स में हम जब करते हैं तो उसमें हम अपने आप को, ये बात है कि हम उसमें अपने आप को खुद ही को नजर नहीं रखते। जिस तरह मैंने मिसाल दी, ये बंदा आया है और आपसे पूछता है कि वो बदमाश है कि वो बंदा किधर गया, आपने उसमें खुद ही को अपने जहन को ये इसको नजर नहीं रखना, बस आप कहते हैं कि ठीक बात ये कि उसको मैं ठीक डायरेक्शन बताऊं, ठीक है, बस बात खत्म, खुद ही को नजर नहीं रखा। तो राइट एथिक्स में यही बात है, ये तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ हम हाईलाइट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी यही है कि इस पे आपने खुद ही को बिल्कुल वो नहीं करना, क्या कहते हैं, खुद ही को नजर नहीं रखना, आपने दूसरे की भलाई के लिए या ठीक बात करनी है। A business person who is honest solely because honesty pays in terms of profits from customers who return। अच्छा, एक बंदा है जो कि बड़ा ऑनेस्ट है, दूसरों की ड्यूटी एथिक्स का ख्याल रख रहा है और वो बड़ा दयानतदार है, लेट्स से कसाब है, तो वो हमेशा ट्रू अमाउंट में तोल के देता है अपने कस्टमर्स को, जो लेट्स से 1 kg है, बिल्कुल पूरा 1 kg वो तोल के देता है। अब वो अगर वो ये उसका इरादा है जहन में कि भाई ये मैं इसको अच्छी गोश्त मैंने दिया है, पूरा गोश्त दिया है और ये बंदा खुश होगा मेरी क्या कहते हैं मेरी दयानत से, और ये कल आएगा दोबारा गोश्त खरीदने, तो बेसिकली आई एम नॉट फॉलोइंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ ड्यूटी एथिक्स। भाई मैं यहाँ पे अपने खुद ही पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें कहते हैं वो अमल का दारोमदार नियत पर है। तो ये वही चीज यहाँ पे भी थोड़ी सी फिट होती है कि भाई हम उसमें अपनी हमारी नियत अपने फायदे के लिए नहीं होगी, वो बस हमारी जिम्मेदारी है कि मैं सच बोलूंगा, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं बददियानती नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कवर करते हैं, ये इसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर्स, अच्छा एक बंदा है बिजनेसमैन है जो कि ऑनेस्ट है अपने बिजनेस में, और in terms of profits from customers who return and recommend their services as well as ठीक है। तो अब कस्टमर है एक कसाई की मैंने मिसाल दी है, तो वो अगर इसलिए कर रहा है कि भाई ये बंदा दोबारा वापस मेरे पास आया मुझसे गोश्त खरीदे, या अगर वो तोल नाप तोल में कमी बेशी करेगा, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा आ जाए, डीसीसीसी कोई अथॉरिटी आ जाए, गवर्नमेंट अथॉरिटी आ जाए, रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो देखे कि भाई मैं कम गोश्त तोल के दे रहा हूँ तो वो मुझे गिरफ्तार ना कर ले, ठीक है। तो अगर मैं इस डर से कि भाई ये बंदा मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, या इस बात को कि भाई मैं आइंदा भी ये बंदा वापस आ जाए, अगर मैं अच्छे काम करता हूँ, तो बेसिकली वो राइट एथिक्स ड्यूटी एथिक्स में फिर नहीं आता। Kant's idea of respect for autonomy, duties to ourselves, universal duties, categorical imperatives have been highly influential। भाई इसने जो बातें की हैं इन एज कंपेयर टू द राइट एथिक्स, कांट की जो फिलॉसफी है वो काफी क्या कहते हैं यूनिवर्सल है, इसको काफी ज्यादा अडॉप्ट किया गया है। इवन दो उसकी मिस्टेक जिसकी हमने डिस्कस कर भी लिए हैं वो क्या है, एब्सोल्यूटिज्म है। However, he made one large mistake. He thought that everyday principle of duty, such as do not lie and keep your promises, were absolute in the sense of never having justifiable exception। मतलब जिस तरह मैंने इससे पहले मिसाल दी थी, तो भाई एब्सोल्यूटिज्म पे इसका जो था इसने कंसंट्रेट किया हुआ था। एब्सोल्यूट मतलब बस शक की गुंजाइश नहीं होनी, बस डू नॉट लाई, ठीक है। तुमने हमेशा अपने क्या करना है, सच बोलना है। इसमें जो हमारी वो तलवार वाला जो एग्जांपल थी, बदमाश तलवार, वो फिट आ रही है। कीप योर प्रोमिसेस, भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ जोश में आके कि मैं जाके इस बंदे से जो है बदला लेना है, इवन दो वो गुस्से में था, ठीक है। अब एब्सोल्यूटिज्म कहता है कि जी मैंने प्रॉमिस कर दी है कि मैं जाके इस बंदे को मारूंगा गुस्से में आके, और अब मैंने जाके उसको मारना है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूटिज्म है, जो कि कॉन्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूटिज्म थोड़ा सा
फिर पेचीदा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है। तो कांट ने जो एब्सोल्यूटिज्म पे बात की थी वो थोड़ी सी गलत थी। द प्रॉब्लम विद एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, शुड बी ऑब्वियस एज वी एम्फसाइज इन चैप्टर 2। हमने इससे पहले जो बात की थी, हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 था, मॉरलिटी पे हमने जो बात की थी, moral reasons are many and varied, and including those expressed by principle of duty. Given the complexity of human life, they invariably come in conflict with each other, thereby creating moral dilemmas. तो ये बात है, हमारे पास मोरलिटी काफी पेचीदा जो है सिफत है, ठीक है, इखलाकियात। और कभी लेट्स से, मैंने जिस तरह मिसाल दी थी, एक फकीर है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो पैसे दे रहे हैं, ये आप इखलाकी तौर पर अच्छा कर रहे हैं या नहीं, आपको मजदूरी देनी चाहिए, या कि उसको मजदूरी पे रख दें या नहीं, उसको मजदूरी पे। तो हम, मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? तो ये सब क्या है? मॉरल डायलेमास है, ठीक है। तो इट इज माई ड्यूटी दैट आई शुड गिव हिम मनी, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझसे बंदा है, गरीब है, पैसे मांग रहा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पैसे दूं। अब अब वो नशेई है, ठीक है, तो वो तो रैशनैलिटी में वो खुद को देख ही नहीं रहा, ठीक है, खुद के मामले में उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, उसका मामला सिर्फ और सिर्फ नशा करना है। तो उसके लिए उसकी जो है ड्यूटी और राइट, उसका राइट, वो वहां पे राइट एथिक्स को यूज कर रहे हैं कि उसका राइट है कि उसको नशे के लिए पैसे मिले, लेकिन ड्यूटी एथिक्स के उसको अपनी जिम्मेदारी का नहीं पता कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मुझे ऐसे ड्रग्स यूज नहीं करने जो कि मेरे रैशनैलिटी को मुतासर करें, तो या मुझे मेरे फैमिली के हकूक का ख्याल रखते हैं, तो वो इस जमरे से हट कर है। तो इस वजह से क्या है, ये एक मॉरल डायलेमा है। तो आप फिर ऐसी सिचुएशन में ड्यूटी एथिक्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। अच्छा जी, तो बस बाकी जो थ्योरीज हैं, जो रिमेनिंग 3 है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर कवर करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है इस लेक्चर में। आपका जो है, अगर कोई क्वेश्चन जो भी मौजूद हैं आपके, तो काइंडली पूछ लें। और जी